छात्रों सुप्रभात। मैं विद्या विशारद मिश्र डीएसएस स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब यह जानेंगे कि हिंदी विषय में पूरे वर्ष का हमारा कोर्स क्या है, क्या क्या हिंदी विषय के अंतर्गत हमको पढ़ना है, कौन कौन सी किताब पढ़नी है। तो पहला जो किताब है उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। हमारी पुस्तक का नाम है आरोह, जिसमें 2 खंड है, गद्य खंड और काव्य खंड। ये रहे पूरे किताब के लेसन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, गद्य खंड से भी और काव्य खंड से भी। तो आइए अब हम पाठ पे कुछ चर्चा करते हैं। तो गद्य खंड के अंतर्गत पहला लेसन है नमक का दारोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। नमक का दारोगा, यह पाठ हमें यह बताता है कि आज भी कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं, केवल अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए धन का भी त्याग कर सकते हैं। हालांकि आजकल के ज़माने में धन का ही बोलबाला है, धर्म को लोग त्याज्य वस्तु समझ रहे हैं और धन को अपनाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने कर्तव्य के लिए धन को ठोकर मारकर धर्म का पालन करते हैं। तो यही बात हमें इस पहले लेसन में बताया गया है। दूसरा लेसन है मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। इसमें नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन की चर्चा है कि वह रोटियां बनाने में कितने माहिर हैं। वह 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं और कुछ उनका व्यक्तित्व कैसा है, वह डींगे हाँकने वाले एक व्यक्तित्व भी हैं, जो कि अपने पूर्वजों की शान में झूठे कसीदे गढ़ते हैं। तीसरा लेसन है हमारा अपू के साथ 2.5 साल। तो अपू के साथ 2.5 साल जो है, आप देख रहे हैं, लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय जो है एक मशहूर निर्देशक हैं, इसको अंग्रेजी में डायरेक्टर कहते हैं। तो ये इस लेसन में आप जो पढ़ेंगे वो एक बंगाली फिल्म कैसे बन के तैयार होती है पूरे 2.5 साल में, यही बताया गया है। और सत्यजीत राय ने काफ़ी हिंदी फिल्मों का भी निर्माण किया है। फिर आता है चौथा लेसन गलता लोहा। गलता लोहा हमारे जातिगत सामाजिक परिवेश को व्यक्त करता है कि हमारा समाज किस प्रकार जातियों में बटा हुआ है। यहाँ 2 मित्रों की चर्चा है। एक मित्र है मोहन और दूसरा मित्र है धनराम। मोहन ब्राह्मण होता है और दूसरा मित्र धनराम लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है। तो कैसे जातिगत व्यवस्था टूटती है समय के बीतने के साथ साथ, यही इस पाठ में बताया गया है। 5वां लेसन है विदाई संभाषण, जिसको बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। और इसमें लॉर्ड कर्जन ने हमारे भारतवर्ष में आकर के कितने अत्याचार हम भारतीयों पे किए, इस बात का जिक्र है। और वो जब जाने लगता है उस समय एक लेख के द्वारा उसके किए गए अत्याचारों का वर्णन है। 6ठा लेसन है स्पीत में बारिश, जिसको लिखा है कृष्णनाथ जी ने। और हमारे पृथ्वी पे एक ऐसा निर्जन और दुर्गम स्थल है जो अपनी इसी विशेषता के कारण अभी तक हम मनुष्यों के पहुंच से थोड़ा बाहर है और इसीलिए उसकी सुंदरता अभी तक बरकरार है। यह बात इस पाठ में बताया गया है कृष्णनाथ जी के माध्यम से। फिर अगला लेसन है 7वां रजनी, जिसको मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। इस पाठ में इस बात की चर्चा है कि आज के समय में कैसे कुछ अध्यापक विद्यालय में अपने कोचिंग को चलाने के लिए छात्रों पर दबाव बनाते हैं और किस प्रकार उनका मानसिक दोहन करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं ताकि वह उनके कोचिंग में जाके पढ़ सके। फिर 8वां लेसन है जामुन का पेड़, जिसे लिखा है कृष्णचंद्र ने। जामुन का पेड़ हालांकि एक हास्य व्यंग्य मालूम पड़ता है, जान पड़ता है, और इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि
कुछ लोग हैं जो अपने कार्य को करने में ज़्यादा तत्परता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वह सरकारी नौकरी को पा चुके हैं और सरकारी नौकरी का मतलब है आराम तलबी। इस बात को इस लेसन में दर्शाया गया है। 9वां लेसन है भारत माता, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पाठ में इस बात की चर्चा पंडित जी ने की है कि कैसे वो पूरे भारत का भ्रमण किया करते थे और अनेक स्थानों पर जाके उन्हें भाषण देना पड़ता था और समझाना पड़ता था कि भारत देश हमारे लिए क्या है, कैसे हमारे लिए माता के समान है और भारत माता हम कहते किसे हैं। अगला लेसन है आत्मा का ताप। इसमें सैयद हैदर रजा जी ने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में हमें बताया है। तो छात्रों, ये तो रहा गद्य खंड। अब हम चर्चा करते हैं काव्य खंड की। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि यह पुस्तक आरोह 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो आइए काव्य खंड के पाठ के बारे में जानते हैं। तो काव्य खंड में पहला लेसन है कबीरदास जी का, जिसमें इनके पद का वर्णन है। कुछ पद हैं इनके जो आपको पढ़ने हैं, और इसमें कबीरदास जी ने यह बताया है कि हमें आडंबरों का त्याग करके सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। वह आडंबर दिखा करके हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। समाज को भले धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि हम ईश्वर से पैदा हुए हैं और उसी में फिर मिल जाना है। तो हम धोखा इस समाज को नहीं देते हैं वह आडंबर करके, बल्कि हम स्वयं को धोखा कर देते हैं। यही बात इस पाठ में बताई गई है। दूसरा पाठ भी पद नाम से ही है, जो कि मीराबाई के पद हैं। और मीराबाई कृष्ण भक्ति में किस प्रकार डूबी हुई हैं, कैसे सामाजिक दायित्वों को त्याग करके वह कृष्ण को प्राप्त करने के पीछे लग गई हैं, इस बात का वर्णन है। कृष्ण प्रेम में कैसे डूब गई हैं, यही बात मीराबाई ने इस अपने पदों में बताया है। फिर तीसरा लेसन है पथिक, जिसके रचनाकार हैं, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। और इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है कि जब दिन हो या रात हो, उस समय भी, रात्रि में भी प्रकृति कितनी खूबसूरत लगती है और दिन में कितनी सुंदर लगती है। इस बात का जिक्र राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपनी इस कविता में किया है। फिर चौथा लेसन है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का, जो वे आंखें शीर्षक से हमें पढ़ने को प्राप्त होगी। इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने हमारे समाज में के सबसे निचले तबके के व्यक्ति यानी भारतीय किसान का वर्णन किया है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर आज तक हमारा भारतीय किसान जैसा था वैसा ही आज भी है। जितना असहाय, दीनहीन, गरीब वह पहले था, वैसा ही आज भी है। हमने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और उसके जीवन में प्रकाश या खुशियाँ लाने का कार्य हमने नहीं किया। किस प्रकार हम चूक गए और उसका जीवन कितना दुखदायी है, इस बात का वर्णन इस पाठ में पंत जी ने किया है। अगला लेसन है घर की याद, जिसको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। और यह भवानी प्रसाद मिश्र की आप बीती है, जिसको कविता के रूप में उन्होंने लेखनीबद्ध किया है। भवानी प्रसाद मिश्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए हैं और फलस्वरूप जेल में बंद हैं। अचानक एक दिन देखते क्या है कि बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है और उस समय ही इस कविता की रचना उन्होंने की है और अपने भावनाओं को लेखनीबद्ध किया है। परिवार से जब व्यक्ति दूर होता है, अपने घर से जब व्यक्ति दूर होता है और उस पर भी वर्षा हो रही हो, तो घर की कितनी याद आती है, किस प्रकार याद आती है और क्या क्या भाव हृदय में उमड़ते हैं, इस बात का जिक्र भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में किया है। अगला लेसन है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, त्रिलोचन जी की रचना है। इसमें एक ग्वाले की लड़की होती है चंपा,
वह कितनी नटखट होती है और कभी जब लिखने पढ़ने बैठते हैं तो वह कैसे उन्हें परेशान करती है, इस बात का जिक्र है। फिर अगला लेसन है दुष्यंत कुमार की गज़ल है, जिसमें दुष्यंत कुमार जी ने अनेक प्रकार के घटनाओं और भावनाओं का जिक्र किया है। किस प्रकार उन्हें किसान की हालत देख के दुख होता है, किस प्रकार हमारे देश के नेताओं को उनके स्वभाव को बताते हुए वह दुखी होते हैं, इस बात का जिक्र है। अगला लेसन है वचन सौरभ से अक्क महादेवी जी का। अक्क महादेवी कर्नाटक की एक साध्वी हैं जो शिव भक्त हैं और अपने भावनाओं को ही इस कविता में उन्होंने व्यक्त किया है कि वह शिव से कितना प्रेम करती हैं, वह शिव की कितनी बड़ी भक्त हैं। फिर आती है पाश की कविता सबसे खतरनाक, और ये बताया गया है कि सबसे खतरनाक वस्तु जीवन में क्या होती है। बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें कुछ लाइनें आपको बताना चाहूँगा उनकी, कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, लोभ और लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। और अंततः वो बताते हैं कि सबसे खतरनाक क्या होता है। कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो इस प्रकार यह कविता हमें मोटिवेट करती है। अगली और आखिरी रचना है काव्य के अंतर्गत आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पोतुल जी की, कि इसमें यह बताती हैं कि हम शहरीकरण के प्रभाव में आकर के अपने गाँव को कैसे भूलते जा रहे हैं और उसका किस प्रकार हम नाश करते जा रहे हैं। तो ज़रूरत है अपने इस ग्रामीण परिवेश को बचाने की। तो इस प्रकार पहली किताब आरोह नाम की समाप्त होती है। फिर दूसरी किताब का नाम है वितान। वितान का अर्थ होता है विस्तार। इसमें केवल 3 ही लेसन हैं, लेकिन यह 3 ही लेसन समझिए 10 लेसन के बराबर हैं। बड़े लंबे लंबे लेसन हैं। तो पहला लेसन है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व की रचना है ये, और लता मंगेशकर की गायकी की विशेषताओं को इसमें व्यक्त किया है कुमार गंधर्व जी ने। दूसरा लेसन है राजस्थान की रजत बूंदें। यह अनुपम मिश्र जी की रचना है। इसमें उन्होंने बताया है कि राजस्थान में पीने की पानी की कितनी असुविधा है और किस प्रकार राजस्थान के लोगों का जीवन है, कैसे वह अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं का निर्माण करते हैं और वह कुएं उन्हें दिन भर में कितना पानी देती है। इन्हीं सब बातों का वर्णन राजस्थान की रजत बूंदें इस पाठ में है। तीसरा पाठ है आलवा अंधारी, जो कि बेबी हलदर की रचना है और यह ऑटोबायोग्राफी है। बेबी हलदर के जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस प्रकार उन्होंने उसका डटकर सामना किया, इन बातों का वर्णन है। चूँकि आपने देखा होगा इसका शीर्षक आलवा अंधारी हिंदी का शीर्षक नहीं लग रहा है, यह बंगाली शीर्षक है। यानी बेबी हलदर बंगाल की थी और कम पढ़ी लिखी होने की वजह से हिंदी उन्हें नहीं आती थी, केवल बांग्ला थोड़ी बहुत आती थी। तो बंगाली में रचना है, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि बेबी हलदर जो थी वह घर में काम करने वाली, लोगों के घर में काम करने वाली एक महिला है, नौकरानी है। लेकिन किस प्रकार एक मालिक उन्हें मिलता है और पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करता है और उसी के प्रभाव से और उसकी मदद से बेबी हलदर एक लेखिका बन जाती है। तो ये रहा वितान में 3 पाठ जो आपको पढ़ने हैं। फिर तीसरी एक किताब है जिसको आपको पढ़ना है, उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें हम पत्रकारिता के विषय में पढ़ेंगे, संचार के विषय में पढ़ेंगे, जनसंचार के विषय में पढ़ेंगे, रेडियो, अखबार, समाचार, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि व्याकरण आपके कोर्स में पढ़ाया तो नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। जो आप 9th 10th में और 6 to 8 व्याकरण पढ़े हैं वो सब आपसे पूछे जाएंगे, एक एक दो नंबर में। लेकिन इंटरमीडिएट में आपको कोई भी व्याकरण नहीं पढ़ना है। आमतौर पे अभिव्यक्ति और माध्यम को ही बच्चे व्याकरण कह देते हैं, लेकिन यह व्याकरण नहीं है। तो छात्रों, यह था आपका सिलेबस जो कि साल भर में आपको पढ़ना है। पिछले साल कुछ लेसन्स इसमें से हटा दिए गए थे, अब इस बार देखते हैं कि उनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है। जो जानकारी आगे मिलेगी उसको आपको बताया जाएगा।
धन्यवाद।